सारे हिंदुस्तान में योगी जी की सरकार से सबक लेना चाहिए। कोई भी सरकार हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सबक लेना चाहिए। जो भी क्रिमिनल है, जो भी गलत हो, जिसने गलत तरीके से प्रॉपर्टी बनाई है, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखो, कमलनाथ भी चीफ मिनिस्टर थे, मंत्री थे। अब अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर रहे, अब वो भी ऐसा सवाल कर रहे हैं। तो बताओ ना, राजनीति खड़ी कहाँ है? मुझे एक चीज़ बताओ, राजनीति कहाँ खड़ी है? यूपी की पॉलिटिक्स एक ऐसी पॉलिटिक्स है जो पॉलिटिक्स कई सालों से गैंगस्टर, लैंड माफिया, कास्टिज्म की पॉलिटिक्स उसमें गिरी हुई थी। ये पहली बार यूपी के अंदर एक बदलाव हुआ है कि यूपी के अंदर एक डिसिप्लिन, एक असूल बनाने की कोशिश की कि लोगों के अंदर भी डिसिप्लिन आए, पॉलिटिशियनों के अंदर भी डिसिप्लिन आए। तो इसलिए वो टिप्पा टिप्पणी करते हैं, पर योगी जी के काम के ऊपर आम पब्लिक का आदमी कोई उंगल नहीं उठा सकता। उंगल अगर उठाएगा तो वो उठाएगा तो वहाँ का जो उनका विरोधी पॉलिटिशियन है वही उठाएगा। राम जन्मभूमि का निर्माण सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा कर्म, 500 साल, हज़ारों साल का एक इतिहास लोगों के सामने राम जन्मभूमि का निर्माण कर दिया। क्या वहाँ पे कोई दंगा हुआ? क्या कोई झगड़ा फसाद हुआ? इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? क्राइम ख़त्म कर दिया, गोलियां मार मार के क्रिमिनल लोगों को उनको मार के फेंक दिया, जो रोज लोगों को तंग करते थे, रोज़ लोगों की इज्जत लूटते थे, रोज़ गरीब लोगों के साथ अत्याचार करते थे, गोलियां मारी उनको। बताओ को हुआ? तो ये वो लोग तो ऐसी बातें करेंगे, इन बातों का कोई असर नहीं है। सर, मुख्तार अंसारी जैसा खूंखार अपराधी, गैंगस्टर अब ये मांग कर रहा है कि जेल में अब उसके लिए टेलीविज़न लगा दिया जाए। एक बात तो मैं बिल्कुल स्पष्ट आपको कह दूं कि योगी जी के होते हुए तो ये हो नहीं सकता, कोई और हो तो मैं कह नहीं सकता। टेलीविज़न तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वहाँ उसके लिए टेलीविज़न लगे, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। और यूपी के अंदर मैं बिल्कुल आपको क्लियर तौर पे कह दूं, क्रिमिनल लोगों के लिए कोई जगह नहीं, उनके लिए जगह जेल है। और जिस तरीके से आम कैदी जेल में रहता है उस तरीके से ही रहना पड़ेगा, चाहे वो एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे पावरफुल किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, उसको कोई सहूलत नहीं दी जाती, जो मैंने देखा है इस चीज़ को। सर, यहाँ पर मुख्तार अंसारी अपने जो वकील हैं उनसे ये भी पूछता है कि मेरी ज़मानत क्यों नहीं हो रही, इतनी जल्दबाजी क्यों है ज़मानत के लिए, जब पता है कि बड़े बड़े कांड करके बैठे हैं मुख्तार अंसारी। अब तो देखो, उनकी करोड़ों की, अरबों की जो जायदाद है, जितने भी क्रिमिनल है सबको ढह ढेरी कर दिया है। हिंदुस्तान में कभी ऐसा हुआ ही नहीं, पहली बार हुआ, वो यूपी में हुआ है। और कौन थे वो क्रिमिनल लोग? एमपी, एमएलए, मिनिस्टर रह चुके, पावरफुल, जिनकी इतनी पावर रही है, जिन्होंने पता नहीं कितने लोगों को छताया है, कितने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद की, कितने बहनों के सुहाग उजाड़े हैं, कितने बच्चों को यतीम किया है। उनका बिल्कुल योगी जी ने कानून में ला करके उनको बिल्कुल उनका वो प्रॉपर्टी जितनी भी थी उनको डह डेरी करके मेरे ख्याल उसको सारी सरकार को दे दिया, जो गलत तरीके से बनाई थी। योगी सरकार के द्वारा 11 अरब की ऐसी संपत्ति है जो ऐसे ही गैंगस्टरों की जब्त कर ली जा चुकी है अभी तक। तो ये सारे हिंदुस्तान में योगी जी की सरकार से सबक लेना चाहिए। कोई भी सरकार हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सबक लेना चाहिए। जो भी क्रिमिनल है, जो भी गलत हो, जिसने गलत तरीके से प्रॉपर्टी बनाई है, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। सर, जिस तरीके का एक्शन लिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, पर उसके बावजूद भी सवाल उठाए जाते हैं कि योगी प्रशासन है जो काम नहीं कर रहा, वो हिंदू मुसलमान कर रहा है, फिर इस तरीके की चीज़ें क्यों कही जाती हैं? एक बात बिल्कुल आपको स्पष्ट कहूँ, जो व्यक्ति काम करता है उसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। यूपी की पॉलिटिक्स एक ऐसी पॉलिटिक्स है जो पॉलिटिक्स कई सालों से गैंगस्टर, लैंड माफिया, कास्टिज्म की पॉलिटिक्स उसमें गिरी हुई थी। ये पहली बार यूपी के अंदर एक बदलाव हुआ है कि यूपी के अंदर एक डिसिप्लिन, एक असूल बनाने की कोशिश की कि लोगों के अंदर भी डिसिप्लिन आए, पॉलिटिशियनों के अंदर भी डिसिप्लिन आए। तो इसलिए वो टिप्पा टिप्पणी करते हैं, पर योगी जी के काम के ऊपर आम पब्लिक का आदमी कोई उंगल नहीं उठा सकता। उंगल अगर उठाएगा तो वो उठाएगा तो वहाँ का जो उनका विरोधी पॉलिटिशियन है वही उठाएगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर भी तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं कि योगी ने काम नहीं किया, अब अखिलेश यादव की सरकार आई। काम किस तरीके का काम पूछना चाहता हूँ? क्या काम, किस तरीके काम पूछना चाहता हूँ, बताएं। राम जन्मभूमि का निर्माण सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा कर्म, 500 साल, हज़ारों साल का एक इतिहास
लोगों के सामने राम जन्मभूमि का निर्माण कर दिया। क्या वहाँ पे कोई दंगा हुआ? क्या कोई झगड़ा फसाद हुआ? इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? क्राइम ख़त्म कर दिया, गोलियां मार मार के क्रिमिनल लोगों को उनको मार के फेंक दिया, जो रोज लोगों को तंग करते थे, रोज लोगों की इज्जत लूटते थे, रोज गरीब लोगों के साथ अत्याचार करते थे, गोलियां मारी उनको, बताओ को हुआ? तो ये वो लोग तो ऐसी बातें करेंगे, इन बातों का कोई असर नहीं है। जिस तरीके से चीज़ें एक के बाद एक एक्शन लिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा, और गैंगस्टर, सर ये भी एक बड़ी बात है कि अभी तक जिस तरीके से बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, मुख्तार अंसारी हो या फिर विकास दुबे जैसे या फिर अतीक, तमाम ऐसे गैंगस्टर हैं जो अभी तक पनप रहे थे। सवाल पार्टियों पर भी खड़ा होता है कि आखिरकार ऐसे लोगों को पार्टियों में शामिल क्यों किया जाता है? कुछ समय पहले पॉलिटिक्स ही ऐसी थी, क्रिमिनल लोगों को जगह दी जाती थी, यूपी और बिहार के अंदर खास तौर पे। बाकी जगह पे मैं इतना नहीं मानता, पर यूपी बिहार के अंदर दी जाती थी। अब वो पॉलिटिक्स समाप्त होगी, किसी ने पहल की और पहल का असर ये हुआ कि अब जो क्रिमिनल लोग हैं उनको पॉलिटिक्स में जगह नहीं रहेगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये तो स्पष्ट है। आपने देखा होगा कई लोग प्रोटेस्ट करते थे, हज़ारों लोग लेके गाड़ियों में करते थे, उनके ऊपर केस रजिस्टर हुए। अब कोई लिहाज किसी चीज़ का नहीं होगा। मेरा कोई बीजेपी से, मेरा कोई योगी जी से, मेरा कोई नरेंद्र मोदी से संबंध नहीं है। मेरा तो है कि जो अच्छा कर्म करता है उसकी तारीफ करनी है, जो यूपी में वो कर रहे हैं उसकी मैं तारीफ कर रहा हूँ। विकास दुबे का जब इनकाउंटर हो गया था और जब वो भागने की कोशिश कर रहा था तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कार्रवाई की और विकास दुबे का इनकाउंटर हो गया और उसकी जान चली गई। इसको लेकर भी विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए थे, वो ब्राह्मण था इसीलिए मार दिया गया। गैंगस्टर को भी धर्म में बांट दिया जाता है। मैं एक चीज़ आपको कह दूँ, मुझे बड़ा दुख लगता है, ये ब्राह्मण, सिखों में कास्ट, ये यादव, ये बुमियार, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई, कोई कर सकता है। मुझे तो देखो इन चीज़ों से बड़ी नफ़रत है, आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी। मैं जो अपनी बात करता हूँ, किसी चैनल में जाता हूँ, मेरे में ये नारा ज़रूर निकलता है, भारत माँ के चार सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत एक धर्म अनेक। जो भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई या हिंदू समाज में ही या मुसलमान समाज में ही धर्मों के ऊपर बात करते हैं, मैं समझता हूँ ना वो ज्ञानी है, ना वो विद्वान है, ना उनको समझ है कि एक दिन तो दुनिया से भाई जाना है। पता नहीं आज मैं जाऊँगा, कल मैं किस धर्म में जन्म लूँगा। बुरे कर्म किए हैं तो कीड़े मकोड़ों की तरह कुचला जाऊँगा। कुछ थोड़े बहुत अच्छे कर्म किए, हो सकता है मैं सिख हूँ, मैं हिंदू समाज में चले जाऊँ, मैं किसी और समाज में चले जाऊँ, वो इस समाज में, ये तो हमें पता नहीं ना। तो जब जिम्मेदार लोग ऐसी बातें करते हैं, पदों पे रह करके, मंत्री रह करके, तिरंगी झंडी लगी हुई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की लहराती हुई, जब वो मजबूत धर्मों के अंदर, एक ही धर्मों के अंदर ही जब बंटवारा कर देते हैं तो मन को चोट बहुत पहुँचती है, बहुत तकलीफ होती है। ये विडंबना वाली बात है सर कि एक गैंगस्टर को बचाने के लिए धर्म सामने आ जाता है। समझ नहीं है उन लोगों को जो ऐसी बातें करते हैं, अकल नहीं है उन लोगों को, उनको पता नहीं है ज़िंदगी का पल का पता नहीं, आज नहीं तो कल जाना है। मैं भी तो पॉलिटिक्स में था, जब मेरे ऊपर बम ब्लास्ट हुआ अमृतसर के अंदर, मैं हॉस्पिटल में था और मेरी माताजी ने हॉस्पिटल पैर उतर गया था, एक कैसेट लगा दी, उसको कैसेट लगती थी, एक संत थे उनके प्रवचन थे, उसमें एक वाणी आ रही थी, प्रवचन आ रहे थे, उसमें कहा जा रहा था, हम आदमी दम के पल की खबर नहीं। मुझे एक महीना समझ नहीं आई उसका क्या मतलब था, क्योंकि धर्म की तरफ इतना ध्यान नहीं था। जब समझ आई मैं सब कुछ छोड़ दिया उन प्रवचनों से। हम आदमी इस दम के, आँख ऐसे हुई खुली खुली बंद हुई, पता नहीं सांस आना या नहीं आना, तो किसी का बुरा मत कहो, आपस में किसी से वैर विरोध मत रखो। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, इंसान इंसान है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने चीफ मिनिस्ट्री छोड़ी 96 में, चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह की शहादत के बाद नरसिम्हा राव जी ने बोला सब कुछ छोड़ दिया। आज भी बड़ा कुछ देते, मैं कहना आज नहीं तो कल जाना है। हम सबको चाहिए जो भी ऐसे बातें करने, मौत को याद रखें। अब कोरोना का कहर हुआ ना, कितने मेरे यार दोस्त चले गए, कितने आपके नज़दीक चले गए, लाखों लोग इस दुनिया से चले गए, और उसके बावजूद भी ये कल की बात है। कोरोना, पहले कोरोना, अब कोरोना, अगली फिर लहर आ रही है। मौत हर दरवाजे पे अभी भी खड़ी है। अगर इतनी मौतों के बाद भी
हम लोगों के आदर्श पॉलिटिशियन, लोगों के आदर्श पॉलिटिशियन अगर हम भी ना अभी भी नहीं समझे तो कल युग से भी ऊपर चला गया तो हम कभी समझेंगे ही नहीं। ये याद रखिएगा, अब नहीं समझे तो कभी नहीं समझेंगे। मौत हर दरवाजे पे खड़ी है, पर हमें तो राजनीति नज़र आती है, हमें तो बंटवारे नज़र आते हैं, हमें तो वोट नज़र आती है, हमें कुर्सी नज़र आती है, हमें सत्ता नज़र आती है। पता नहीं आज हैं कल नहीं है, ये कोई नहीं जानता। पर मैं जानता हूँ मेरी मौत से दोस्ती है कि मौत एक दिन आनी है, इसलिए बुरा नहीं करता। पता नहीं ये जिम्मेदार लोग हमारे आदर्श एक एक घंटा आधा घंटा जो स्पीचेस करते हैं, ये कहाँ इनकी सोच खड़ी है मेरी समझ। बहुत सही बात कही आपने सर कि जिस टाइम पे हमारे देश में कोरोना का माहौल है, सबको एक साथ रहकर इस बीमारी को हराना चाहिए, पर विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जाते हैं। जिस सरकार की तारीफ WHO ने की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने की कि योगी मॉडल इतना ज़्यादा अच्छा है, जिस तरीके से लोगों के लिए काम किया गया, पर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं कि ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। गंगा किनारे जिन लाशों को अभी तक सालों से दफनाता आते रहे हैं, उसको लेकर राजनीति। देखो मैं एक चीज़ कहूँ, ऐसी चीज़ें होती हैं, हुई है, बिहार से आई, कहाँ से आई, किसकी मजबूरी थी, किसको कोई संस्कार का सहारा नहीं मिला, तो उसको हम सारी पॉलिटिकल पार्टियां मिल बैठ कर के एक टेबल पे बात करें ना कि योगी जी ऐसा हो रहा है, इसका हल क्या क्यों हो रहा है। हम तो कहते 4 डेड बॉडी आई, 10 और आए, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी 100 और आए, हमें इशू मिले, हमें मुद्दा मिले, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हम मुद्दों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम किसी के साथ हमदर्दी नहीं करते कि ये किसी के साथ बुरा हो रहा, वो कहते नहीं बुरा हो रहा और हो ताकि सरकार को पकड़े, कोई भी हो, योगी जी हो या कोई भी हो। हम पॉलिटिशियन, हमारा शरीर, हमारा खून इस तरीके का बन चुका है, हमें कोई तरस नाम की हमारे में चीज़ नहीं सर होती। जी एक सवाल, कोरोना आया 2020 में आया, सबको पता है कि कोरोना कहाँ से आया, कौन से देश ने इस सारी साजिश को चला, पर हमारे देश का विपक्ष कहता है कि ये इंडियन वेरिएंट है और चाइना के नाम का ये डरते हैं। क्या चाइना का नाम नहीं लिया जाता, वुहान लैब का नाम नहीं लिया जाता? अब कौन वो कह रहा है? कमलनाथ, जो 10 या 15 बार सेंटर का कैबिनेट मिनिस्टर रहा, मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर रहा, उम्र उसकी 80-81 साल, 80-81 साल उम्र, बोनस की जिंदगी कह सकते हैं इनको। आपने बड़ी अच्छी सवाल पूछा, जो मैं कर रहा उस पर आगे। अगर 80-81 साल का व्यक्ति जो 10-10 बार सेंट्रल गवर्नमेंट का मंत्री रहा और संविधान की कई बार कसम उठाई, चीफ मिनिस्टर रहा, अगर वो ऐसी बातें करता है तो इस मानवता को कौन बचाएगा, इंसानियत को कौन बचाएगा, देश को कौन बचाएगा, राजनीति इस गंदी को जो हो रखी उनको कौन ठीक करेगा। 80-81 साल का व्यक्ति, मैं हूँ ना, मैं तो उससे उम्र से छोटा हूँ ना। मुझे कहना तुम्हें चीफ मिनिस्टर, मैं कहा अपने पास खड़ी ले जा भैया, आज नहीं तो कल जाना है। झूठ मेरे से नहीं बोला जाता, जितना बोल सकता हूँ बचा के लिए अब मैं नहीं बोलता। जब 80-81 साल का एक कमलनाथ व्यक्ति ऐसी बात ही कर सकता है तो फिर समझ लो इस मानवता कहाँ चली गई। हम पॉलिटिशियनों की सोच क्या है। मैं भी तो एक पॉलिटिशियन था, मुझे कहीं कुछ आता है, मैं कहा ना भाई ना, मेरा कर्म नहीं है ये, मैं भी तो पॉलिटिशियन हूँ। मेरे लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इंसान है भाई, ना भाई ना, ये कर्म नहीं करना ना। ये चाइना से आया तो चाइना से आया तो बोल दो, सरकार को क्यों बदनाम करते हो भैया आप। ये तो लाशों पे राजनीति करने वाले लोग हैं, इनके अंदर काहे की मानवता। चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, कहाँ इनकी मानवता। ऐसी स्टेटमेंट देंगे बताइए मुझे, तो गलत बात है ये चीज़। कुछ चाइना से आए हुए वायरस को इंडियन वेरिएंट बताते हैं, कुछ ये बोलते हैं कि वैक्सीन मत लगवाओ, ये भाजपा की वैक्सीन है। जहाँ पे लोगों के लिए वैक्सीन इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी के इतने बड़े नेता अखिलेश यादव इस तरीके की चीज़ें करते हैं। अब आपने सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं। अब देखो, कमलनाथ भी चीफ मिनिस्टर थे, मंत्री थे। अब अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर रहे, अब वो भी ऐसा सवाल कर रहे हैं। तो बताओ ना, राजनीति खड़ी कहाँ है? मुझे एक चीज़ बताओ, राजनीति कहाँ खड़ी है? पर एक चीज़ जरूर बता दूँ, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाक उल्ला खां, जलियांवाला बाग के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिन्होंने जनरल डायर की गोलियां खाई थी, चंद्रशेखर आज़ाद, रानी झांसी, अगर आज उनकी रूह ऊपर से देखती होगी ऐसी स्टेटमेंट को देख करके,
जिन्होंने खद्दर पहन के कुर्बानी शहादत दी थी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने खद्दर पहन के फांसी के रस्से को चूमा था और कहा था वंदे मातरम, और कहा था फांसी हमारे सिर से कपड़ा उतार दो, हम ऐसे फांसी देंगे। हंसते हुए फांसी दी थी। वो चाहते तो राष्ट्रपति बन सकते थे, वो चाहते सुभाष चंद्र बोस जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन सकते थे। वो पॉलिटिशियन थे, पर पॉलिटिक्स करते थे देश को बचाने के लिए, उन अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए। और आज अगर उनकी रूह देखती होगी, रोती होगी कि इनके लिए भारत आज़ाद छोड़ा था, कि हम जा रहे हैं, हमारे जाने के बाद इस भारत की आज़ादी की आप रक्षा करना, और हमारे भारत को आपने मजहबों धर्मों के अंदर बंटवारा करवा दिया। उनकी आत्मा आज रोती होगी, मैं आपको सच्ची कहूँ, उनकी रोती होगी। जलियांवाला बाग के अंदर अगर खून की नदियाँ बही, कोई एक कौम की बही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। मेरे ग्रैंडफादर के ब्रदर, हमारे परिवार में उनको गोलियां लगी, उन्होंने देखा अंग्रेज़ों की गोलियों को चलते हुए, खून बहा। वो लड़ाई और आज की लड़ाई, आज की कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? जातों, मजहबों, धर्मों के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो लड़ाई थी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की, देश को आज़ाद कराना, वो जीती लड़ाई। आज वो आप ये हम अगर ये बातें करेंगे आपके सोशल मीडिया में, बहुत पॉलिटिशियनों को अच्छी नहीं लगेंगी। देशभक्ति की बातें करनी आज बड़ी मुश्किल है। वो आम आदमी को तो अच्छी लग सकती हैं, ये पॉलिटिशियनों को अच्छी नहीं लगती। टोपी पहन लो, खद्दर पहन लो। पहले आज़ादी से पहले खद्दर पहन के निकलते थे ना। क्या कहते थे आज़ादी के वो दीवाने, जलियांवाला बाग के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, क्या कहते थे? माँ गोली सीने पे खाएंगे, भारत माता को आज़ाद कराएंगे, और शहीद हो जाते थे। आज खद्दर क्या पहनते हैं? माँ गोली सीने पे नहीं खाएंगे, भारत माता को इस आतंकवाद का गुलाम बनाएंगे, नोच नोच के खाएंगे भारत को। ये लालू प्रसाद यादव जैसे लोग, ये मायावती जैसे लोग, कितने घोटाले किए इन लोगों ने। वो आज़ादी, वो खद्दर और आज का खद्दर। मुझे याद है सोनी चैनल में आज से को 15-20 साल पहले या 18 साल पहले एक इंटरव्यू थी। मेरे से शेखर सुमन ने एक सवाल पूछा, मूवर एंड शेखर ने। मैंने ऐसे ही कपड़े पहने थे, फौजी शर्ट थी मेरी, कि आप एक कांग्रेसी हैं, पुराने कांग्रेसी हैं, आपने खद्दर क्यों नहीं पहना? मैंने उनको सवाल का जवाब दिया। सवाल बड़ा मुश्किल था। अंदर से मेरे गर्म खून से आवाज़ निकली कि ये जो खद्दर है, ये महात्मा गांधी, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां, जलियांवाला बाग के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों से खून से ये चट्टा खद्दर बुना गया था। जब पहनते थे कहते आज़ादी के दीवाने, आज़ादी दिलाने की कसम खाने वाली, फांसी को रस्से को चूमने वाले आ गए। कहते अब मैं कहा अब खद्दर पहन के जाते, कहते चोर आ गए, गुंडे आ गए, तो इसलिए खद्दर पहनना छोड़ दिया। और वाकई उस दिन के बाद खद्दर पहना ही नहीं, वो चिट्टे रंग का मैंने, चिट्टा खद्दर होता ना, थाने होते जैसे ये ऐसे, मैं पहनना छोड़ दिया। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है ना, वो बड़ी अजीब हो गई। आपने देखा होगा स्पीकर जो होते थे हमारी मैडम, इससे पहले पार्लियामेंट में स्पीकर क्या नाम था उनका, हाँ सुमित्रा महाजन। मैं उनको एक शब्द सुना एक बार, पार्लियामेंट चल रहा था, अरे यहाँ पॉलिटिक्स मत करो। मैं सोचने लग गया, सुमित्रा महाजन जी कह रहे हैं राजनीति मत करो, है तो हम पॉलिटिशियन, इसका मतलब हम बुरे आदमी हैं। आप मुझे कहेंगे अरे मेरे साथ राजनीति मत करना, मैं आपको कहूँगा अरे मेरे साथ पॉलिटिक्स मत करना। इसका कभी हमने कह तो दिया, पर हमने कभी निचोड़ निकाला कि हमने क्या किया। तो जिन लोगों का आपने नाम लिया, कमलनाथ भी पॉलिटिशियन, अखिलेश यादव भी पॉलिटिशियन, लालू प्रसाद यादव भी पॉलिटिशियन, मायावती भी पॉलिटिशियन, मैं भी पॉलिटिशियन, हम सारे पॉलिटिशियन। तो इसका मतलब क्या निकाला? कभी निकाला निचोड़, इसका मतलब हमने निकाला ही नहीं। अरे पार्लियामेंट, अरे यहाँ राजनीति मत करना, है हम राजनीति, इसका मतलब हम बुरे लोग हैं। हमें अपने आप को राजनीति को छोड़ करके राष्ट्रनीति की तरफ जाने की जरूरत है। राष्ट्रनीति, कोई मजहब धर्म हो, एक प्रथम राष्ट्र, देश की आज़ादी की रक्षा, एक दूसरे को साथ चलाने की कोशिश करें, बांटे ना, बंटवारा ना करें। ये मेरा एक बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा, निकला पॉलिटिक्स, अरे मेरे साथ राजनीति मत करना। इसका मतलब हुआ कि हम आदमी अच्छे नहीं हैं, हम एक दूसरे को धोखा देते। मतलब हमारी पहचान
मेरे साथ राजनीति मत करना, हमारी पहचान अच्छी नहीं। हमें अपनी पहचान को, पॉलिटिशियन को बदल करके राष्ट्रवाद की एक राष्ट्रनीति की तरफ एक अपनी आप पहचान बनाने की ज़रूरत है। नहीं तो ये तो फिर ऐसे ही चलता ही रहता, पॉलिटिक्स तो ऐसे ही चलती रहेगी। पॉलिटिक्स का मतलब निकालना चाहिए कि हम पॉलिटिक्स में क्यों आते हैं। राष्ट्र की सेवा करने के लिए आते हैं या हम यहाँ लाशों पे राजनीति करने आते हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने आते हैं। राष्ट्रवाद की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, राष्ट्रवादी पॉलिटिक्स होनी चाहिए, देश के लिए होनी चाहिए। पॉलिटिक्स हो तो दूसरे देशों के साथ हो, बांग्लादेश के साथ हो, पाकिस्तान के साथ हो, हमारे दुश्मन देशों के साथ हो, चाइना के साथ हो। हिंदुस्तान के अंदर एक राष्ट्रवाद की पॉलिटिक्स होनी चाहिए। धन्यवाद सर।